नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी। आप सबका स्वागत करता हूं मैं दोस्तों। गाइज, आज हम यहां पे मिले हैं अपने आंसर राइटिंग को डिस्कस करने के लिए और हमारा आंसर राइटिंग आज जो है मेंस आंसर राइटिंग, इसका सेशन नंबर मैं 3 आपके सामने लेके आया हूँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बारे में, जिसमें हम न्यू क्वान्टिफाइड गोल के बारे में बात करेंगे कि क्या है न्यू क्वान्टिफाइड गोल और किस प्रकार से यार ये डेवलप्ड नेशंस जो बार बार क्लाइमेट फाइनेंसिंग के नाम की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि वी विल फाइनेंस दिस क्लाइमेट चेंज, वी विल फाइनेंस दिस क्लाइमेट चेंज बिकॉज आपको भी पता है दोस्तों, एक क्लाइमेट जस्टिस का प्रिंसिपल होता है पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल, है ना, पॉल्यूटर पे। तो ये जो ऑलरेडी हमें पता है दोस्तों, एक $100 बिलियन का टारगेट रखा गया था, ठीक है, $100 बिलियन बाय 2020। ये टारगेट था कि इसका कि डेवलप्ड नेशंस जो होंगे ना, वो डेवलप्ड नेशन सारे के सारे यानी कि विकसित देश जो हैं वो डेवलपिंग नेशंस को पैसा देंगे। डेवलपिंग नेशन को किस लिए पैसा देंगे दोस्तों, कि ट्रांजिशन करने के लिए। बिकॉज भाई आज क्लाइमेट चेंज से जो नुकसान हो रहा है, तो पहली बात तो न्यू और ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट करना है। दूसरी बात क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इनको यार डेवलपिंग नेशंस के ऊपर में ना प्रभाव पड़ रहे हैं। आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशंस की वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रयास क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रयास ये है कि जो डेवलप्ड नेशन की वजह से जो हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, हम आपको पे करेंगे, जो हमने पॉल्यूट किया है उसका हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उसका रिइंबर्समेंट मिले, या आपका जो टेक्नोलॉजी ट्रांजिशंस है उसके अंदर में आपकी हम हेल्प करेंगे, ताकि आप जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर पाएँ और जो क्लाइमेटिक चेंज है उसके हिसाब से अपने आप को जो मिटिगेशन मीजर्स हैं वो आप ले सकें। तो उसी दिशा में यार एक नया गोल सेट किया गया है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं पूरा का पूरा। पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये जो आंसर राइटिंग है हम करते कहाँ से हैं। तो दोस्तों हमारा करंट अफेयर का शो होता है डेली, हमारा एक डेली करंट अफेयर शो होता है। तो डेली करंट अफेयर शो के अंदर में मैं दोस्तों आपसे क्या कराता हूँ, मैं आपको डिफरेंट टॉपिक डिस्कस कराता हूँ और उन टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैं प्रीलिम्स के, ठीक है, जो मॉडर्न मतलब बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है वो, और मैं आपको मेंस के दोनों के क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आगे भविष्य के अंदर में किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था ना, ये भी मैंने ऐसे ही दिया हुआ था, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल, न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल ये टॉपिक आया हुआ था। देखो यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, ठीक है, नॉट इन इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ में भी ये न्यूज़ आई हुई है, साथ साथ ये न्यूज़ आपकी द हिंदू में भी आई हुई है और बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन के अंदर में इस न्यूज़ को कवर किया गया है। ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 को ये मेनली कवर करेगा, जैसे मैंने बताया ना, पेपर 2 और पेपर 3, क्योंकि पेपर 2 में क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की बात हुई होगी, साथ साथ में इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन जो जीएस पेपर 3 के अंदर आता है, तो इसीलिए 2 पेपर के अंदर में मतलब जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 मेंस में पूछा जा सकता है, बाकी प्रीलिम्स में भी इससे सवाल बन सकते हैं। तो जब ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था तभी मैंने आपको एक सवाल दिया था इसके ऊपर, क्या क्वेश्चन दिया था कि मेंशन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट चेंज। कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल है किसका दोस्तों, ये न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल का, NCQG के जो ये गोल है हमारा, इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसके बारे में बताइए। एंड ऑल्सो शो हाउ विल क्लाइमेट फाइनेंस एफर्ट कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। अब ध्यान से देखिएगा, 2 मुख्य बात पूछ रहा है आपसे। पहली बात क्या पूछ रहा है दोस्तों, पहली बात पूछ रहा है आपसे क्या गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है, पहली बात आपसे पूछ रहा है गाइडिंग प्रिंसिपल। और दूसरी क्या बात कर रहा है दोस्तों, दूसरा कह रहा है कि ये जो NCQG है ये किस प्रकार से इनके पास में वो ताकत है कि जो हमारे पेरिस गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है, पेरिस गोल को क्या कर सकते हैं अचीव। देखो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि हम क्वेश्चन जो पूछा गया है ना हमसे उसको समझें। हिंदी वाले बच्चे भी देखो भाई, आपसे 2 बातें ये पूछ रहा है। पहली बात जो पूछ रहा है दोस्तों, वो आपसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा ये नया जो NCGQ है, जिसको हिंदी में बोल रहे हैं जलवायु वित्त के ऊपर में जय नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य, इनके आपसे कह रहा है कि जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, ठीक है, इसके आपको क्या बताने हैं, मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, तो पहली चीज़ है, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या करनी है दोस्तों, ये कह रहा है कि किस प्रकार से जो हमारा पेरिस समझौता है, भाई पेरिस समझौता हुआ था ना 2005 के अंदर में, पेरिस समझौता, तो पेरिस समझौते के अंदर में दोस्तों कुछ टारगेट हमने रखे थे
क्या टारगेट रखे थे दोस्तों कि हमें क्लाइमेट चेंज को 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकना है। ठीक है, इसको हम क्लाइमेट चेंज, इसको हम टारगेट बोलते हैं, पेरिस क्लाइमेट डील का टारगेट बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि इनको आप कैसे अचीव करोगे, तो ये हमारा सवाल था, तो मैंने समझ लिया। अब मैं आता हूँ दोस्तों सेकंड पार्ट पे, जिसमें मैं इसकी भूमिका बनाऊंगा। भूमिका कैसे, कि इसको लिखेंगे कैसे। तो दोस्तों किसी भी सवाल को लिखने का एक तरीका होता है। मैंने बताया दोस्तों ऐसे सवाल आपको जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के अंदर में देखने को मिलेंगे। अब मैं देखो कैसे इस सवाल को लिखूंगा वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से देखिएगा। देखो किसी भी क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो वी हैव 3 डिफरेंट पार्ट, उसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। अब देखो मैं बार बार आपको बताता हूँ, ऐसा आपको लिखना नहीं है पेपर के अंदर कि इंट्रो लिख रहे हो आप अलग से, उसके बाद में आप अलग से बॉडी लिख रहे हो और फिर लास्ट में आप कंक्लूजन लिख रहे हो। देखो ऐसा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये अपने आपको दिमाग में करना है, या आपको कोई भी रफ वर्क करना है। ठीक है, कहीं पे भी एक पेज ले लो, आप उस पर रफ वर्क कर रहे हो। बाकी अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो डेली प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि ये जो काम है ना, ये जो रफ वर्क आपको करना है, ये आपके माइंड के अंदर में हो जाएगा। ठीक है, माइंड के अंदर में ये ऑटोमेटिक ये मैप बन जाएगा, जिसको हम माइंड मैप कहते हैं। आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको इसको करना है। सो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया था ऑलवेज गो एंड फाइंड आउट फॉर द कीवर्ड। मैंने आपको बताया कीवर्ड फाइंड आउट करना है ना। तो कीवर्ड जब हमें मिल जाता है तो कीवर्ड पे हमें लिखना होता है क्या। देखो यूजुअली हम कीवर्ड को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, नहीं होता है तो हम उसके बारे में कोई करंट इवेंट बता देते हैं, करंट अफेयर के बारे में बता देते हैं। करंट अफेयर हो, कोई करंट इवेंट हो, ठीक है, कुछ न्यूज़ आई हो ऐसा, या उसके बारे में कोई रिपोर्ट हो हमारे पास, या उसके बारे में कोई डेटा हो मेरे पास, है ना, तो मैं उसको बता देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में, इस सवाल में मेरे पास कीवर्ड क्या है दोस्तों, इसमें मेरे पास कीवर्ड है क्या, क्लाइमेट फाइनेंस। क्या कीवर्ड है, क्लाइमेट फाइनेंस और NCGQG। तो मेरे पास कीवर्ड जो है यहाँ पर वो कीवर्ड है क्लाइमेट फाइनेंस का, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस का, साथ साथ में मेरे पास NCQG, ठीक है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ये टारगेट है, ये मेरे पास क्या है। अब मैं इसके बारे में क्या बताऊँगा, बताओ। देखो सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि क्लाइमेट फाइनेंस का जो एक हिस्ट्री है, शॉर्ट में मैं उसको इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। तो मैं कैसे बताऊंगा, देखो मैं बताऊंगा कि जो वो कॉप की, कल मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने बताया था, कॉप की 2009 की जब बैठक हुई थी ना, तो उसमें डेवलप्ड नेशन जो थे ना हमारे, डेवलप्ड नेशन ने उस टाइम पे कहा था कि यार एक काम करते हैं कि बाय दी एंड ऑफ 2020 तक, आप देख लेना, हम लगभग हर साल $100 बिलियन जो है ना वो किसको देते रहेंगे। आप देख लेना, हम इतने डॉलर देंगे किसको, डेवलपिंग नेशंस को। अभी डेवलपिंग नेशंस को देंगे, क्या करेंगे, वो बात भी क्लियर नहीं थी उसमें। भाई ये किसके लिए जाएगा, ये भाई क्लीन ट्रांजिशन की ओर जाएगा, कि क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए, तो ट्रांजिशन की ओर जाएगा कि भाई अभी डेवलप नेशन जो है ये हार्मफुल, जो पुरानी जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बट ये आप पैसा दोगे तो ये अपने आप को स्विच करेंगे क्लीन टेक्नोलॉजी की ओर। ये नहीं पता था कि क्या ये अडेप्टेशन की ओर पैसा जा रहा है, जो क्लाइमेट चेंज से ऑलरेडी नुकसान हो चुका है क्या उसकी भरपाई करेगा ये, या ये अपने आप में मिटिगेशन की तरफ जा रहा है। तो उसमें कुछ क्लियर कट नहीं था। तो ये जो पूरा $100 बिलियन की बात रखी गई थी, जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। इसके अंदर में देयर इज़ नो क्लियर कट गोल, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके अंदर में कोई क्लियर कट गोल था नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। अब ये इनका मानना क्या है दोस्तों, जब इनसे पूछा गया कि भाई तुमने पैसा दिया कि नहीं दिया, तो OECD के एक रिपोर्ट के अनुसार ये लोग कहते हैं कि हमने $83 बिलियन रुपए दिए थे 2020 के अंदर में। बट ये जो $83 बिलियन का आंकड़ा है दोस्तों, ये इन्फ्लेटेड है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, इन्फ्लेटेड है, और ये भी हमें एक रिपोर्ट से पता चला है। मतलब इन्होंने यार वास्तविकता में अगर आप देखोगे तो ये पैसा इन्होंने दिया नहीं। इन्होंने पैसा दिया भी है तो कितना दिया है, इन्होंने $21 बिलियन के आसपास दिया है, बट इसका केवल 5% जो है वो ग्रांट के रूप में गया है, और बाकी सब इन्होंने लोन एक्सटेंड किया है। तो जब ये लोन जाता है तो ये गरीब आदमी, देश पहले ही है बेचारे, है ना, तो ये फिर उसके ऊपर में लोन चढ़ता है, फिर उसको डेट देना पड़ता है, तो इनके ऊपर में डेट बर्डन पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपनी जो पुरानी क्लाइमेट फाइनेंसिंग थी वो टोटली क्या थी दोस्तों, फेल थी, टोटली फेल थी। तो इसीलिए यार 2015 के अंदर में हम लोग मिले, कहाँ पर मिले दोस्तों, हम कॉप की बैठक हुई थी हमारी, COP 21 की पेरिस के अंदर में। तो सब लोग यहाँ मिले यार, कह रहा कि ठीक है क्लाइमेट फाइनेंसिंग का एक नया तरीका ढूंढते हैं। तो तब बोला गया कि ठीक है एक नया कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल बनाते हैं, ठीक है। इसमें ये जो डेवलप्ड नेशन थे ना, उन्होंने चाल खेली। वो कहते हैं कि यार देखो अब ये नया है तो कलेक्टिव रखते हैं इसको। कलेक्टिव का मतलब क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है ये सिर्फ डेवलप्ड नेशंस की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें डेवलपिंग नेशंस को भी आगे आना चाहिए, ठीक है। सब लोग आगे हैं, कलेक्टिव रखते हैं इसको। भाई आज क्लाइमेट चेंज हो तुम्हारी वजह से रहा है,
और जब पैसे की बात आती है तो तुम मुंह दुबका लेते हो और बार बार तुम हल्ला करते हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। रुकवाना चाहते हो तो पैसा दो, नहीं तो फिर हमारे पास भी जब पैसा आएगा जब हम भी रोक लेंगे। हो तो आज तुम्हारी वजह से रहा है ना, तुमने अपना विकास कर लिया, तुम्हारे पास 4 पैसे आ गए, तुम बकवास कर रहे हो। तो मुझे हमेशा इस टॉपिक को पढ़ाते हुए बड़ा मुझे ऐसे क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मुद्दों पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बिकॉज यार ये जिस प्रकार की पॉलिसीज़ इन्होंने अडॉप्ट की है ना, दे आर टोटली बुलशिट। ठीक है, मुझे एकदम से इनकी पसंद नहीं आती। ठीक है, तो आप समझिए मेरी बात दोस्तों, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच का अभी इन्होंने क्या कहा है कि एक नया टारगेट रखते हैं। तो 2015 के अंदर में जब हम पेरिस में मिले तो हमने बातचीत शुरू की कि चलो भाई नया टारगेट रखते हैं। तो उसके अंदर में इन्होंने कहा कि ठीक है नया टारगेट रखते हैं बट इसको कलेक्टिव रखते हैं, और टारगेट सेट किया गया कि 2025 तक हम ये फाइनल कर लेंगे कि हम एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल बना लेंगे कि भाई कितना क्लाइमेट के लिए पैसा आना चाहिए, फाइनेंस के लिए कौन देगा, कैसे देगा, और साथ साथ में किस किस सेक्टर को जाना चाहिए। अब ये सवाल जो है ना आपसे यही पूछ रहा है कि पुराने वाले में क्या प्रॉब्लम थी, $100 बिलियन वाले में तो कई सारी प्रॉब्लम थी भाई। पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि इसमें क्लियर कट कुछ था ही नहीं, पैसा जाएगा कहाँ वो नहीं था। दूसरा कौन देगा, हु विल पे, ठीक है, बिल्कुल इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। तीसरा इट जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, रियलिटी में कुछ हुआ नहीं। $20 बिलियन के आसपास पैसा आया था, ठीक है, वो भी आया ना आया आप बराबर मान के चलो, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें यहाँ पे रही। तो अब जब बात हुई कि एक नया बनाते हैं, तो नए बनाने के ऊपर में डिस्कशन हुआ कि 2015 के अंदर में जब पेरिस के अंदर में मिले तो बोले ठीक है एक नया बनाते हैं, बट उसमें इन्होंने कलेक्टिविटी की बात की। अब गाइडिंग प्रिंसिपल जो आपको बताना है, सेकंड मैंने बताया ना गाइडिंग प्रिंसिपल, बॉडी, ये तो इंट्रोडक्शन के अंदर में आप लिखना चाहो, ये सारी बातें मैंने बताई, इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। जब हम बॉडी पे आते हैं, देखो बॉडी को हम 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला भाग जो होगा ना, इसमें हम बात करेंगे दोस्तों व्हाट शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या हो, देखो हमने इतनी सारी कमियां देखी ना इसमें, तो अब इसके गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होंगे। देखो पहली कमी क्या थी, क्लियर कट गोल नहीं था। पैसा किस चीज़ की तरफ जाएगा, क्लाइमेट ट्रांजिशन की तरफ जाएगा, ठीक है, जो या आपका पैसा जो है वो अगर मैं बोलूँ अडेप्टेशन की ओर जाएगा, मिटिगेशन की ओर जाएगा, लॉस एंड डैमेज की ओर जाएगा। देखो इंडिया जैसे कंट्री में तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर एक्सट्रीमिटी हो रही है, और वेदर एक्सट्रीमिटी की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे आप देखोगे तो साइक्लोन आ रहे हैं, हीट वेव्स आ रही हैं, कोल्ड वेव्स आ रही हैं, तो उनसे हमारे यहाँ पे बहुत लॉस हो रहा है यार, तो लॉस डैमेज की तरफ पैसा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नया वाला होगा ना, पुराने में ऐसा नहीं था, बट नए वाले में हम प्रॉपर सब ग्रुपिंग करेंगे। तो अब ये मेयर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं रहेगी, ठीक है, यहाँ से कुछ रियल में हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये सबसे पहली बात है। तो पहला इसने कहा है गाइडिंग प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि ये जो है ना इट शुड बी साइंस बेस्ड, ठीक है, ये डेटा ड्रिवन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा में कोई भी बात छोड़ दी। दूसरी बात इसकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्लाइमेट जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको ये फॉलो करना चाहिए भाई। क्लाइमेट जस्टिस क्या कहता है दोस्तों, जस्टिस कहता है कि देखो आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके अंदर में डेवलप्ड नेशन का हाथ है भाई, ठीक है, इसमें डेवलप्ड नेशन का हाथ है, डेवलपिंग नेशन हैज़ नथिंग टू डू विद इट। तो जब क्लाइमेट चेंज आज जो हो रहा है वो डेवलप्ड नेशन से हो रहा है, तो इन्हीं को उसको पैसा पे करना चाहिए। सो पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेवलप्ड नेशन जो है उनको ये भार अपने सर पे ज़्यादा लेना चाहिए। मानते हैं कि इट शुड बी अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इनको अपने कंधे पर इसका भार जो है ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये भी एक यहाँ पर ज़रूरी है ना। तीसरी बात क्या है, देखो पुराना वाला टारगेट हम 2009 में लिखे और फिर भूल गए, उसके ऊपर क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ। तो इसने कहा कि जो नया न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल आप जब सेट कर रहे हो ना, इसका यार आप रेगुलर लेवल के ऊपर में क्या करो, रेगुलर लेवल पे रिव्यू करते रहो, ठीक है, कि क्या वर्तमान की नीड है ना भाई। हमने सेट किया 2009 के अंदर में कॉप में कि $100 बिलियन का खर्चा लगेगा। पता है आज वो उस टाइम पे 2009 में एस्टीमेट था, मैं बता रहा हूँ 2015 के अंदर में खर्चा ना केवल बिलियन में बट कि ट्रिलियन में हो गया। आज क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है तो ट्रिलियन में कॉस्ट है उसकी। तो उसने यही कहा कि जो एक बार ऐसा नहीं कि जैसे COP19 के अंदर में हमने 100 बिलियन का टारगेट सेट कर दिया और फिर हम उसी पे चल रहे हैं, ये कह रहे नहीं भाई, उसको रेगुलर लेवल पे चेंज करते रहो। ये भी हमारे लिए क्या है दोस्तों, ज़रूरी है। तो ये बॉडी का एक पार्ट। बॉडी का जो दूसरा पार्ट था दोस्तों वो क्या होगा, बॉडी का दूसरा पार्ट था क्या, कि कैसे ये जो नेशनल जो हमने ये आपके नए कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल हम बना रहे हैं, ये किस प्रकार से पेरिस डील के अंदर में, जो हमारा पेरिस डील थी उसके अंदर में हमने जो टारगेट रखा था कि 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखना है, हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो अचीवेबल जो पॉइंट्स है उसके अंदर में बताना पड़ेगा कि भाई कैसे अचीव कर सकते हैं, है ना। तो वो हम इसको लिखेंगे और फिर लास्ट में हम एक कंक्लूजन लिखेंगे। तो दोस्तों इतनी सारी बातें मैंने बताई हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ बहुत घोच पोच हो गया है,
बट स्टेप बाय स्टेप अगर आप सुनेंगे वीडियो को एक एक करके और पॉइंट को नोट करेंगे ना, ठीक है, आपके पास वीडियो है, आप रोको, पॉज करो, देखो वीडियो को, उसका वो पॉइंट नोट करो, ठीक है, फिर से लिखो, फिर पॉइंट नोट करो, फिर लिखो, तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। समझ में आ रही बात दोस्तों? समझ में आ रही बात दोस्तों? तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको करनी है, बहुत बहुत ज़रूरी बात है जो आपको समझनी है। देखो, आप लोगों ने बोला था तब जाके मैं ये सब चीज़ें करा रहा हूँ आपको, ठीक है, डेली आंसर राइटिंग करा रहा हूँ मैं, है ना, और मैं चाहता हूँ आप लोग करें, बट जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे लगता नहीं है कि आप लोग आंसर राइटिंग करते हो, बट फिर भी चलो मैं एक उम्मीद रख के चलता हूँ दोस्तों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप एक दिन मेरे एफर्ट को ज़रूर रिकॉग्नाइज़ करोगे और आप अभी मेरे साथ में अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाओगे। समझ में आ रही बात दोस्तों आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक मॉडल आंसर तैयार भी किया है, ठीक है। बाकी मॉडल आंसर पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, दीज आर द चैनल्स, अगर आप मेरे साथ जुड़ के अपनी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी अच्छे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं दोस्तों मेरे इन चैनल्स पे। ये चैनल्स है मेरे, ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101, एनसीईआरटी 101। ये चारों चैनल है, इनको सब्सक्राइब कर लो। यूपीएससी 101 पे रेगुलर क्लासेस हमारी होती रहती है, डेली क्लासेस आती हैं, तो मैं चाहता हूँ आप इसको ज्वाइन करें, यहाँ पर जुड़े हमारे साथ और अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाएं। यही नहीं दोस्तों, आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। ऐप पर मेरे साथ जुड़ने के लिए अभी जिस पे आप मेरे साथ क्लास कर रहे हो, आपको मुझे सुमित कुमार से फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐप पे मेरा नाम सुमित कुमार है, बट यहाँ पर मेरा नाम सुमित राठी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ऐप पे ना एक पहचान और होती है, हमारा एक कोड होता है, तो मेरा कोड भी आपको याद रखना है, मेरा कोड है सुमित10, ठीक है, वरना सुमित भी कई हैं, 2-3 सुमित हैं, तो मान लो कल को बात होती है तो आप किसी और सुमित के अंडर में चले जाओगे, कोई और सुमित जो है आपका मेंटोर बन जाएगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं मेरी मेंटरशिप, तो जब भी आप पेड कोर्सेज लें तो आप मेरा कोड यूज़ करें सुमित10। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुमित10 कोड के ऊपर आज के दिन डिस्काउंट चल रहा है, और वो भी 50% का, एक मैसिव डिस्काउंट 50% का आपके पास है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये आंसर हमने लिखा है, तो आप देखोगे पहले में मैंने यहीं पे जो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, ठीक है, इंट्रो के जो होता है, इसमें मैंने यही बताया कि पहले क्या था और उसमें कमियां क्या थी। जैसे ये जो नया कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है, इट इज़ अ की इशू इन द ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंसिंग। आज के दिन में अगर हम देखें तो जलवायु वित्त पोषण के अंदर में एक बहुत प्रमुख मुद्दा है, और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या है? इट एम्स टू सेट अ न्यू टारगेट फॉर अमाउंट ऑफ मनी दैट डेवलप्ड कंट्रीज, या ध्यान से समझना, डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू प्रोवाइड। किसको देना है? डेवलप्ड कंट्री को। किसको देना है? डेवलपिंग कंट्री को। कह रहा है इसका उद्देश्य ये है कि वो जो धनराशि है वो उसका लक्ष्य निर्धारित किया जाए जो विकसित देशों को किसको देनी है? विकासशील देशों को देनी है, ताकि वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अपने आप को उनसे निपट सके, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब कह रहा कि पहले भी इन्होंने ऐसा किया था डेवलप्ड कंट्रीज़ ने दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, इसमें लिखा नहीं है बट आप लिखोगे तो मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। COP 20 2009 की जो कॉप की बैठक हुई थी UNFCCC की, उसमें डिसाइड हुआ था कि $100 बिलियन जो है आप पर ईयर दोगे बाय द एंड ऑफ 2020, बट वो उनसे पूरा हुआ नहीं दोस्तों, ठीक है, वो उनसे पूरा हुआ नहीं, बिल्कुल भी इनके बस की था नहीं। इसीलिए दोस्तों आज के टाइम पे एक नए उसकी बात हो रही है, NCQG यानी कि न्यू आपका कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। इट वाज द मेन टॉपिक डिस्कशन इन द बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। देखो, बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस और एक UNCCC कॉन्फ्रेंस है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए दोस्तों? क्लाइमेट चेंज के लिए। लेकिन आज के टाइम पे बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का वर्चस्व खत्म हो गया है, तो सिर्फ यही न्यूज़ में रहती है, UNFCCC हर साल के अंत में होती है, ठीक है ना। तो अब आगामी जो कॉप की बैठक है, यानी कि COP 28 की जो बैठक है वो दुबई में होने वाली है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है कि दुबई के अंदर में क्या क्या बातें होंगी, ठीक है। तो ये आप ऐसा करके इसका एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो, और जो पॉइंट्स मैंने बताए यू कैन इंक्लूड दोज पॉइंट एज वेल। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों कि इसके गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होने चाहिए? व्हाट शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल? तो मैंने पहला क्या बताया था आपको? इट शुड बी डेटा ड्रिवन, इट शुड बी साइंटिफिकली बैक्ड। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, इट शुड बी साइंटिफिकली बैक्ड होना चाहिए। साइंटिफिकली क्या होना चाहिए दोस्तों? ये बैक्ड होना चाहिए। नंबर 2, डेटा ड्रिवन चीज़ें होनी चाहिए। तो दिस मस्ट बी बेस्ड ऑन बेस्ट अवेलेबल क्लाइमेट साइंस। भाई जो हमारे पास क्लाइमेट साइंस हो रही है, ठीक है, जलवायु विज्ञान जो है और उसका जो डेटा है उस पर आधारित होने चाहिए। पिछली बार जो $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य की बात की गई थी, उसमें स्पष्ट परिभाषाएं नहीं थी कि पैसे का जो ये आवंटन है कहाँ जाएगा, इसके उपलक्ष्य क्या होंगे, किन किन लक्ष्यों के लिए पैसा जाएगा, ठीक है। इन लक्ष्यों को परिभाषित किए बिना ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या बन गया था दोस्तों? एक राजनीतिक बयान बन के रह गया था। इट जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट विदाउट अ स्ट्रॉन्ग बेसिस, क्योंकि इसमें बाकी कुछ था ही नहीं। तो कह रहा है नए वाला जो हम बना रहे हैं ना, ये इसके अंदर में ये सब गलतियां ना करें हम, ठीक है, नए वाले के अंदर में ये सब गलतियां ना करें,
तो हमारे लिए क्या होगा दोस्तों, बेहतर होगा। दूसरी बात इन्होंने कही है क्या, क्लाइमेट जस्टिस की। इन्होंने कहा यार क्लाइमेट जस्टिस का जो प्रिंसिपल है ना उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, है ना। क्लाइमेट जस्टिस क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर पेज, भाई जिसने गंदगी मचाई है वही उसके लिए भुगतान करेगा, ठीक है। तो कह रहा है ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको पॉल्यूटर पेज का प्रिंसिपल जो है उसको नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं है कि जो आज प्रदूषण हो रहा है, जो आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार है डेवलप्ड नेशंस, बट उसका सारा बोझ आप लाके किस पे डाल दो, डेवलपिंग नेशंस पे डाल दो। द नीड एंड प्रायोरिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वल्नरेबल सेक्टर्स एंड कम्युनिटी शुड बी इंक्लूडेड विद अ फोकस ऑन जेंडर, यूथ, इंडिजिनस पीपल्स एंड द हाईली वल्नरेबल सेक्टर्स। नेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज एंड प्लान शुड सच एज NDC, यानी कि जो हमारा खुद का जो नेशनली इंटेंडेड गोल होते हैं हमारे, वो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NAP, दे शुड बी द बेसिक ऑफ दिस गोल। मतलब डेटा ड्रिवन के साथ साथ दूसरा कह रहा है क्लाइमेट जस्टिस को ये फुलफिल करना चाहिए। तीसरा कह रहा है दोस्तों इट मस्ट बी रेगुलरली अपडेटेड। यार इसमें बदलाव जरूरी है, क्योंकि देखो स्थिति बदलती है, ठीक है। चेंजिंग नीड्स के हिसाब से भाई जो डेवलपिंग नेशंस है ना, आज अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज की जो क्लाइमेट की एक्सट्रीमिटी हो रही है, जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म ले रहा है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी, तो उस हिसाब से कह रहा है कि ज़रूरत है कि आपको इन चीज़ों को भी डेवलप करते रहना पड़ेगा समय समय पर। ये जो NCQG है, इट शुड बी रेगुलरली अपडेटेड, कंसिडर इवॉल्विंग रिस्क वल्नरेबिलिटी, कि लगातार जो रिस्क है, वल्नरेबिलिटी है, जो डेवलपमेंट गोल है वो बदल रहे हैं, और उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, इन टारगेट्स को भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, इनको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो ये नए गोल हैं इनके अंदर पोटेंशियल है टू स्ट्रेंथन। अब ये देखो 3 गाइडिंग प्रिंसिपल थे। कौन कौन से प्रिंसिपल थे, पहला इट शुड बी साइंटिफिकली बैक्ड, दूसरा था क्लाइमेट जस्टिस को अडॉप्ट करना, और तीसरा क्या था प्रिंसिपल दोस्तों, इट मस्ट बी रेगुलरली अपडेटेड। अब कह रहा है कि किस प्रकार से इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। जो नए कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल हैं इनके अंदर में किस प्रकार से पोटेंशियल है कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है हमारे पास में क्लाइमेट फाइनेंसिंग का, ठीक है, उसको ये क्या कर सकता है दोस्तों, पूरी तरीके से बदल सकता है। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं कि उसको किस प्रकार से बदल सकता है, ठीक है। इसको भी देखते हैं कि किस प्रकार से इसको बदल सकता है। तो ये कह रहा है कि देखो वर्तमान में हमारे पास में जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग एफर्ट है हमारे पास, वो है सबसे पहला ग्रीन क्लाइमेट फंड हमने बना रखा है। उसके अलावा हमने दोस्तों अडेप्टेशन फंड बना रखा है, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड बना रखा है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्लीन टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क बना रखा है ना। हमने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंदर में इस प्रकार के 7 डिफरेंट फंड बना रखे हैं जो क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म तो है हमारे साथ, बट उसके साथ साथ एक और नया मैकेनिज्म हमें क्रिएट करना है ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ जाए क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर में, जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो, और जो अवेलेबिलिटी है दोस्तों, उपलब्धता है, वो भी और अधिक हो जाए। तो इस हिसाब से दोस्तों हमें यहाँ पे काम करना है, इस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। इसके अलावा कह रहा है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट फाइनेंस एफर्ट कैन कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द लॉन्ग टर्म गोल। बिल्कुल सही बात है, यही तो हमने पूछा था कि जो अगर मान के चलो हमने क्लाइमेट फाइनेंस को ठीक ढंग से कर लिया, हमने वित्त, हमारे जो जलवायु के वित्त प्रयास है, अगर उनको हमने मजबूती से उन पर काम कर लिया, तो कह रहा है कि फिर इसके बाद में जो पेरिस समझौते के दीर्घकालीन लक्ष्य हैं, क्या लक्ष्य है हमारे 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, कह रहा वो हम अचीव कर सकते हैं बड़ी आराम से। जो हमारे है ना गोल, उसको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे अचीव कर सकते हैं वो बताया है। कह रहा कि देखो जब आप ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग करोगे तो जो डेवलपिंग नेशंस है, जो विकासशील देश हैं, उनको पैसा मिलेगा, वो क्लीन टेक्नोलॉजी की ओर जा पाएंगे, और अगर वो क्लीन टेक की ओर जा पाएंगे दोस्तों, क्लीन टेक्नोलॉजी की ओर जा पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, वो ग्रीन हाउस गैस के अंदर में क्या मिलेगा, उनको रिडक्शन मिलेगा, ग्रीन हाउस गैस कम होगी, तो एक बड़ी बात है। तो पहला कह रहा है इट हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ताकि क्यों, कैसे, बिकॉज दे आर एबल टू इन्वेस्ट इन द लो कार्बन टेक्नोलॉजी। भाई आप पैसा दे रहे हो ना, वो क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। भाई अगर उनको क्लाइमेट चेंज से अपना ग्लोबल वार्मिंग कम करना है तो दे हैव टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस, उनको ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना पड़ेगा। और ग्रीन हाउस गैस कब रिड्यूस हो पाएगी, ग्रीन हाउस गैस तभी रिड्यूस हो पाएगी जब वो लो कार्बन टेक्नोलॉजी की ओर में शिफ्ट करेंगे। तो लो कार्बन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस की ओर कब जा पाएंगे वो तभी जा पाएंगे दोस्तों जब उनके पास में क्या होगा, व्हेन दे हैव फंड्स, जब उनके पास पैसा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये कह रहा है कि द GCF हैज़ सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स, GCF का मतलब है ग्लोबल
क्लाइमेट फाइनेंसिंग हैज़ सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स सच एज इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल, ठीक है, जैसे माली में लगाया है, कोलंबिया में इलेक्ट्रिक बसेस चलवाई हैं, तो इससे देखो हेल्प हो रही है ना। अब इलेक्ट्रिक बस चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, फिर उससे क्या होगा, उससे प्रदूषण कम होगा, कार्बन कम एमिट होगा, है ना। तो ये एफर्ट बता रहा है, जैसे यहाँ पे हमने बताया ना पिछले कि हम लो कार्बन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने बताया जैसे भाई आप ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग वाली बात करोगे तो इन लोगों को पैसा मिलेगा और फिर ये अपना काम करने लग जाएंगे, तो इससे ये होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा कह रहा है कि दोस्तों इन्होंने हेल्प भी की है, एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद बात करते हैं, जो पैसा आप दोगे ना ये उनके अडेप्टेशन में भी मदद करेगा, ठीक है। अडेप्टेड टू द चेंजिंग क्लाइमेट बाय एनहांसिंग रेजिलियंस एंड रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी टू देयर रिस्क, क्लाइमेट रिस्क सच एज ड्राउट, फ्लड, हीट। देखो ठीक है, आप तुम लॉन्ग टर्म उसमें काम करोगे, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखोगे, आप लॉन्ग टर्म टारगेट बनाओगे इसमें, ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात। लेकिन उसका क्या जो अभी हो रहा है यार क्लाइमेट चेंज, यार कई सारे ऐसे देश है जिसमें भारत एक ऐसा देश है दोस्तों, इंडिया, जिसपे अभी वर्तमान के अंदर में खूब सारा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो उसका क्या करोगे आप, ठीक है, आप कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म में ये करेंगे, लॉन्ग टर्म में वो करेंगे, लॉन्ग टर्म में फलाना करेंगे, ठीक है, तुम लॉन्ग टर्म में करोगे, बहुत बढ़िया बात है, बट अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या होगा, ठीक है, अभी वाली चीज़ के बारे में बताइए ना। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसी को हम बोलते हैं अडेप्टेशन, कि जो हो रहा है उसके हिसाब से हम अपने आप को कैसे अनुकूलित करेंगे। भाई अब आज अगर देखोगे तो आप बहुत सारी वल्नरेबिलिटी इंडिया के अंदर में, ड्रॉट आ रही हैं, सूखा पड़ रहा है ना, सूखा पड़ रहा है ना, महाराष्ट्र के अंदर में, विदर्भा में कितने सारे किसान जो हैं भारत के वो खुदकुशी कर रहे हैं। फ्लड आ रही है दोस्तों, ठीक है, फ्लडिंग के केस है, असम में देख लो फ्लड आती है, तो कितने लोग जो हैं उसमें बेघर होते हैं, कितने का जो है जान और माल की हानि होती है। अभी हीट वेव्स आई थी, देखो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर में कितने लोग मरे थे, तो क्या उनको मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। तो कैसे इनसे करे, सी लेवल राइज हो रहा है, तो जो मछुआरे हैं, जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, उनके पूरे लाइवलीहुड को खतरा है। तो कैसे आप इनसे बचोगे, आप इसके लिए पैसा चाहिए भैया, और वो पैसा कहाँ से आएगा। तो कह रहा है कि वो हेल्प करेगा क्लाइमेट फाइनेंसिंग इनको अडॉप्ट करने में, इनको अपने आप को अनुकूलित करने में, कि ठीक है भाई क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, बट जब तक कुछ बड़ा नहीं हो पाता तब तक ठीक है, अपने आप को ऐसे ही अडॉप्ट करते हैं। तीसरा नेक्स्ट चौथा है द अडेप्टेशन फंड सपोर्टेड प्रोजेक्ट सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन रवांडा। अभी उसके एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, रवांडा में जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया है, ऐसे ही अलग अलग जगह पे इन्होंने कुछ कुछ किया है। इसके बाद कह रहा है कि जो पैसा आएगा तो इससे इनोवेशन बढ़ेगी, इट विल हेल्प लर्निंग बाय सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, है ना, ये तो हमें पता ही है, पैसा आएगा तो कोई भी टेक्नोलॉजी खरीद ही सकता है ना, तो ये सब चीज़ें। अब ये कह रहा है दोस्तों क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क विच प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये हमने एक बना रखा है सिस्टम, क्योंकि सबको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो पूरी दुनिया को गाइड करने के लिए, उसको टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन देने के लिए एक नेटवर्क स्थापित किया जिसका नाम है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, CTCN। इट प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज़, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ये उनको मदद करेगा किस चीज़ के अंदर में दोस्तों, इनको मदद करेगा ताकि उनको क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर जो है उनको की जो टेक्निकल असिस्टेंस है, जिस प्रकार से तकनीक बदल रही है उसमें उनको मदद करें, उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर सकें, है ना, और जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित टेक्नोलॉजीज़ है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को दे सकें। समझ में आ रही बात दोस्तों, है ना। तो इसमें भी इन्होंने बहुत कुछ किया है, केन्या के अंदर, नेपाल के अंदर, है ना, तो वो है टारगेट बताए हैं इसने। लेवरेज एडिशनल रिसोर्सेज एंड कैटलाइज ट्रांसफॉर्मेशनल बाय द मोबिलाइजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एक्टर्स टू इन्वेस्ट द क्लाइमेट एक्शंस। तो आप ऐसे करके ना दोस्तों आप लिख सकते हो अपना पूरा, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड हैव लिवरेज ओवर $60 बिलियन, अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस सच एज मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, बायलेटरल डोनर, ये सब इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, आप इसको लिख सकते हो। द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड है, इट हैज़ सपोर्टेड अ प्रोजेक्ट्स दैट एम्पावर वेमेन फार्मर, ये एग्जाम्पल दिया उसने कि किस प्रकार से भाई आप जो कह रहे हो क्लाइमेट फाइनेंसिंग हेल्प कर सकती है। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो आप ऐसे करके एग्जाम्पल दे सकते हो दोस्तों इसका, ठीक है। एंड दिस इज फाइनल कंक्लूजन, ये आपका कंक्लूजन होगा। कह रहा कि क्लाइमेट फाइनेंस जो है ना, इट शुड बी प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स। अब देखो मैं बार बार आपको क्या बोलता हूँ दोस्तों, जैसे अभी ये मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने रखा है, इट इज़ जस्ट अ मॉडल आंसर, ठीक है, मॉडल आंसर है। आपको पता क्या करना है, बस आपको ये देख लो, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया है। जो मैंने ये बताया था ना, ये अभी समझ में नहीं आएगा, बट स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो समझ आएगा। बस यहाँ तक आपको समझना है और खुद से ट्राई करना है, ठीक है।
खुद से ट्राई करना है और फिर अपने आंसर को मैच करने के लिए ये मैंने आपको मॉडल आंसर दे दिया कि आप इससे अपने आप आंसर को मैच कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड, है ना। ये है, आपको ऐसा करना है। समझ में आ रहे बच्चों? अब कई बच्चा टेंशन में आ जाता है कि सर मेरा आंसर चेक कोई नहीं करेगा। कोई चेक नहीं करेगा भाई तुम्हारा आंसर, तुम्हें खुद लिखना है और खुद ही उसको चेक करना है, और चेक करने के लिए मैंने मॉडल आंसर दिया है, ठीक है। अब कह रहा है क्लाइमेट फाइनेंस जो है आज प्रायोरिटी पे होना चाहिए, इट शुड बी ए प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम दैट इफेक्टिवली रिड्यूस एमिशंस एंड एड्रेस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। ये जो नेशनल हमारे गोल हैं, हमारे जो न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल है, इट शुड इंगेज द डिफरेंट स्टेक होल्डर, अलग अलग लोगों को इकट्ठा करे, है ना, ताकि पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस दोनों आ सके, सरकार से भी और पब्लिक से भी पैसा आ सके, ठीक है। और उन चीज़ों को यहाँ पे हम ऑग्यूमेंट करें, नई फंडिंग के सोर्सेज हम लेके आएँ, जैसे ब्लेंडेड फाइनेंसिंग, ग्रीन बॉन्ड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, तभी बात बनेगी, ठीक है, तभी बात बनेगी। अच्छा दोस्तों, आप भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, आप भी जब पढ़ोगे ना तभी बात बनेगी। पढ़ने से दोस्तों सब कुछ हो सकता है। इस बार ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन का चक्कर नहीं है, ऑनलाइन के अंदर में अनअकैडमी से कुल 933 बच्चों में से इस बार 333 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, हाईएस्ट रैंक 4 है। तो आप भी अपने सपने यार पूरे कर सकते हो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, तो मैं कह रहा हूँ जुड़िए दोस्तों। और इसके लिए लास्ट चांस है आज रात को 12 बजे दोस्तों ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। ये ऑफ़र है 50% ऑफ का। जाओ यार, कोड लगाओ सुमित10। बार बार मैं कह रहा हूँ कि देखो अब आपका नंबर चला गया अनअकैडमी के पास में, आपने जब एनरोल किया है इसको, तो वो कॉल करके आपको पूछते रहेंगे सब्सक्रिप्शन ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो। तो आप जब भी लें यार, बस मैं नहीं कह रहा कभी भी ले, तो प्लीज़ यूज़ कोड सुमित10 अगर आप मेरे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं। नेहा कह रही हैं सर शुड आई स्टार्ट आंसर राइटिंग एज माई सिलेबस इज़ इनकम्प्लीट। नेहा, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ, कल भी मैंने इस पर बताया था। देखो, आप डेली लेक्चर नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। मैंने कल भी कहा था, देखो कब आपका सिलेबस आप कंप्लीट करोगे और फिर कब आप लिखना शुरू करोगे, ये दोनों मतलब बहुत ही, अगर मैं देखूँ तो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। अब मुझे लगता है कि आप जिस हिसाब से चलेंगे, अब नहीं पता ना सिलेबस कब तक पूरा होगा, और यूपीएससी में सिलेबस कभी किसी का पूरा हुआ ही नहीं आज तक, ठीक है। मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे साथ पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत लोग पढ़ चुके हैं, सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। और आप आंसर राइटिंग कभी शुरू नहीं कर पाओगे, ठीक है। एटलीस्ट इसको एक लर्निंग के रूप में तो देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बढ़िया आंसर लिख दो यार, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, बार बार मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पता नहीं आपके दिमाग में बात क्यों नहीं जाती है। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? नेहा, आपको पढ़ाया था ना मैंने ये आपको, भाई ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना, करंट अफेयर में पढ़ाया था, आपने नहीं देखा है। तो जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था ना, तो उसी के अंदर मैंने ये क्वेश्चन दिया था। तो आप इस क्वेश्चन में, मैं ये नहीं कह रहा 100%, बट इसका 50% आप लिख सकती हैं इसको पढ़ के, और 50 नहीं, मैं कह रहा हूँ 70% लिख सकती हैं। बट आपने ना तो ये टॉपिक पढ़ा, और उसके बाद में ना ही आप ये आंसर राइटिंग करना चाहते हो, और आप सवाल पूछते रहते हो। आप लोग बुरा मत मानना, पर मैं आपको सभी को कह रहा हूँ दोस्तों, ये आपका जो एटीट्यूड है ये आपको डुबो देगा, ठीक है। मैं मानता हूँ आंसर, जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो सकता आप कैसे लिखोगे, पर मैं कह ही नहीं रहा यार इसमें मैंने कौन सा हिस्ट्री डाल दिया बताओ। मैंने सारा वो चीज़ें डाली हैं आपको जो मैंने इसी टॉपिक में पढ़ाई थी। तो अगर मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ लिखो, अब नहीं, अब मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ आप ऐसे लिखो। आप आराम से लिखो, अपने सामने अपनी बुक रखो, किताब रखो, देख के लिखो ना। कौन मना कर रहा है आपको? मैं आपको ये नहीं चेक कर रहा कि आप अच्छा लिख पाते हो, मैं आपकी एक हैबिट डेवलप करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप इसी चीज़ में, और देखो अभी नहीं होगा नया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आज जुड़े हैं, लेकिन 1 साल के बाद फिर से उनका यही सवाल होगा, क्योंकि उन्होंने कभी शुरू किया ही नहीं है। सिलेबस कभी पूरा होगा नहीं, आंसर राइटिंग कभी शुरू होगी नहीं, और सिलेक्शन कभी होगा नहीं। अब आप देख लो, मेरे हिसाब से मैंने आपको जवाब दे दिया है। ये जो करंट अफेयर हम करते हैं, मैं सब पहले ही बोलता हूँ, हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, उसके बेस जो टॉपिक होते हैं ना, उसके आधार पे मैं कराता हूँ। तो अगर आप उसके आधार पे करना चाहते हैं तो कर लो, नहीं तो आपकी इच्छा है, ठीक है। कभी सिलेबस पूरा होगा नहीं, और कभी वो जब आप सोच रहे हो कि आप एकदम तुर्रम खान बनोगे और तब आंसर राइटिंग शुरू करोगे, वो दिन कभी नहीं आएगा आपके जीवन में, मैं बता देता हूँ। वो इसीलिए नहीं कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, वो इसीलिए क्योंकि वो कभी किसी के जीवन में आया ही नहीं है। सिलेबस पूरा हो गया, चलो आंसर राइटिंग करते हैं, वो सुकून के पल कभी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी दोस्तों, आप पेड कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ यूज़ कोड सुमित10 एंड ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप मेरे साथ मिलके मैं आपको गाइड करूँ, ठीक है। देखते हैं नेहा आप करते हो नहीं करते हो, वी विल सी। आज एक और सेशन है, एक और क्लास हमने लगाई है, एक और टॉपिक है हमारा फ्लैश फ्लड के ऊपर। अब ये फ्लैश फ्लड के ऊपर ना मैंने करंट अफेयर में भी पढ़ाया था,
नया आज सुबह भी एक टॉपिक कराया हुआ है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, फ्लैश फ्लड क्या होती है। अब उसी पे मैंने सवाल दिया है जिसको आज रात को मैं 11:30 बजे मैं लिखवाऊंगा, तब देखता हूँ मैं आप क्या कहोगे। आप फ्लैश फ्लड पढ़ा दिया और फ्लैश फ्लड पे ही सवाल पूछ लिया, ठीक है। अब आप कहोगे कि सिलेबस पूरा करने का वेट कर रही हूँ, तो ठीक है, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो उसी चीज़ पे सवाल पूछता हूँ ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी इच्छा है बाकी, ठीक है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल दोस्तों, जुड़ जाइए और सारी क्लासेस कीजिए किया करो यार। यूपीएससी 101 पे मेरी क्लासेस आती है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसलिए नहीं पढ़ते हो क्योंकि वो फ्री है, लेकिन वही अगर मैं पैसे दे के पढ़ाऊँगा ना, ठीक है, तो सब पढ़ेंगे। ये मत करो, जाओ पढ़ो, बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों।